प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गति के समीकरणों का निगमन। साथ ही साथ हमने अवरोधन दूरी भी देखी थी। अब देखते हैं कि किसी गतिमान पिंड द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। nth सेकंड में चली गई दूरी। दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये हमारा, और टॉपिक है किसी गतिमान पिंड द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम का अगर मैं देखने जाता हूं कि पाठ्य सामग्री, तो पाठ्य सामग्री आईआईटी तथा जेई, आईआईटी जेई तथा नीट जैसी परीक्षाओं के लिए कम है। तो मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सी किताबों का हिंदी में भी अनुवाद करके उनसे प्रश्न देता हूं। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि मेरी ये बात और विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें भी व्युत्पत्ति चैनल के बारे में बताएं, ताकि वह विद्यार्थी भी हमारे सीख सकें और समझ सकें और जीवन में उन्नति कर सकें आप लोगों की तरह। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। nth सेकंड में चली गई दूरी। सबसे पहले nth सेकंड में चली गई दूरी कब निकालते हैं, क्या परिस्थितियां होती है, ये जानना जरूरी। तो मैं कह रहा हूं कि कोई एक वस्तु एक समान त्वरण a से चल रही है। तो a क्या है? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, बेटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है वस्तु, ठीक है। अब u क्या है? u है इसकी प्रारंभिक वेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और अब देखिए कि किस तरीके से मैं किसी पिंड का nth सेकंड में हुआ विस्थापन देख सकता हूं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई पिंड O बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ये पहले सेकंड में, देखिए t इक्वल टू 0 पर यहां था, t इक्वल टू 1 एक समय अंतराल हुआ है, तो ये कहूंगा पहला सेकंड। तो पहले सेकंड में मान लीजिए ये कुछ बिंदु A पर पहुंचा। अब मैं आपसे कहूं दूसरा सेकंड पे ये बिंदु B पर पहुंच गया, तो t इक्वल टू 2 पर ये बिंदु B पर पहुंचा। इसी तरीके से तीसरे सेकंड में ये कुछ बिंदु C पर पहुंचा। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आपका दूसरा सेकंड रहेगा, 2 और 3 के बीच में आपका तीसरा सेकंड रहेगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए ये यहां पर पहुंचा m और n, t इज इक्वल टू n सेकेंड पर, t इज इक्वल टू n सेकेंड पर जो वस्तु है वो n बिंदु पर पहुंच गई है, तो t इज इक्वल टू n माइनस 1 पर m पर रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरे सेकेंड पर c पर थी और दूसरे सेकेंड पर b पर थी, यानी कि एक सेकेंड पहले की परिस्थिति। तो इसी तरीके से n सेकेंड पर कैपिटल n बिंदु पर पहुंच गई है और n माइनस 1 पर m पर थी। तो आप देखिए इस ये जो समय अंतराल है n t इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर t इज इक्वल टू n के बीच का जो बच्चों समय अंतराल है, ये समय अंतराल nth सेकंड होगा। ये समय अंतराल nth सेकंड होगा। तो इस बात को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू n माइनस 1 से t इज इक्वल टू n के बीच का समय अंतराल nth सेकंड होगा। nth सेकंड होगा। तो ये nth सेकंड है। तो इस nth सेकंड में कितनी दूरी चला है पिंड? मान लीजिए ये दूरी चला है Sn, तो मुझे ये Sn दूरी निकालनी है। अगर हम मैं ध्यान से देखूं तो Sn दूरी बराबर क्या है? Sn दूरी है ON माइनस OM। अगर मैं पूरी दूरी ON में से OM को घटा दूं तो मुझे Sn दूरी मिल जाएगी। अब ON दूरी कितनी है? ON दूरी वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी है, कुल n सेकंड में चली गई दूरी है ON। तो n, ये ON बराबर है वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी। और OM क्या है बच्चों? OM है n माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, क्योंकि वस्तु एक ही दिशा में चल रही है।
तो हम कह सकते हैं कि एक ही दिशा में है। हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में कि जो विस्थापन है वही दूरी है। ठीक है, एक सरल रेखा पर चल रही है वस्तु और एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए कहा जा सकता है बच्चों की जो विस्थापन है वही दूरी है। ठीक है, तो या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं विस्थापन। हम यहां पर परिमाण की बात कर रहे हैं बच्चों, केवल विस्थापन। अब देखिए, अगर मुझे देखना है ON, तो ON दूरी जो होगी, वस्तु का प्रारंभिक वेग यह है u, तथा यह एक समान त्वरण a से चल रही है। तो मैं द्वितीय समीकरण कौन सी वाली होती है भाई? द्वितीय समीकरण होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही होती है बच्चों, तो हम ये वाली एक इक्वेशन पढ़ी है और इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये इस इक्वेशन में मैं देख सकता हूँ n सेकंड में चली हुई दूरी क्या हो जाएगी बेटा? n सेकंड में चली दूरी हो जाएगी un प्लस 1/2 an स्क्वायर। इसी तरीके से n माइनस 1 सेकेंड में चली हुई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? n माइनस 1 सेकेंड में चली हुई दूरी हो जाएगी un माइनस 1 प्लस 1/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी n माइनस 1 सेकेंड में। मुझे निकालना है nth सेकेंड में, तो nth सेकेंड में चली हुई दूरी है on माइनस om, तो हम यहाँ पर घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं ON माइनस OM कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? ON माइनस OM करने पर मिलेगा UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस का UN माइनस 1 माइनस 1/2 N माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो U कॉमन ले लिया, N माइनस N माइनस 1 हो गया 1। ठीक इसी तरीके से 1/2 A कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया n स्क्वायर N माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपकी हो गई nth सेकंड में चली हुई दूरी। तो s nth को अगर और ध्यान से देखो तो ये हो गया u 1/2। यहाँ पर हल करोगे तो क्या हो जाएगा देखो इसको कुछ इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के मैं हल करूंगा, n माइनस 1 गुणा n माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया u, ठीक है बच्चों, ये हो गया u प्लस 1/2। अच्छा a रह गया है बच्चों हमारा यहाँ पर a, और ये हो गया 2n माइनस 1 और n माइनस n माइनस 1, ये हो गया 1। तो किसी वस्तु द्वारा nth सेकंड में चली हुई दूरी का हमारे पास सूत्र आ चुका है। तो ये हमें एक जानना ज़रूरी है, किसी वस्तु द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी। अब इसके कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों। ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर मुझे पता है तो निश्चित तौर पर मैं उन विद्यार्थियों से आगे हूं जिन्हें नहीं पता है। और ये महत्वपूर्ण बिंदु किस काम में आते हैं? आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल में अगर आप पूरा हल करने बैठोगे ना, तो आपके 2 प्रश्नों के समय में आपका एक ही प्रश्न हो पाएगा। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जानना भी तो जरूरी है। तो अगर टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो अभी क्या करो, सबसे पहले इस डेरिवेशन को नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। स्क्रीन पॉज करिए अभी और इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए कि क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। तो हमारा सूत्र जो आया है वो आया है u प्लस 1/2 a2n माइनस 1। अब देखिए क्या बच्चों, ये सूत्र जो है आपका, ये विमीय रूप से गलत है क्या? भाई विमीय रूप से गलत नहीं है। कि हमने जैसे परिभाषा पढ़ी थी कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी किसी वस्तु का चाल होती है, या फिर मैं कहूँ एकांक समय में हुआ विस्थापन वस्तु की वेग होती है। तो यहाँ पर ये एकांक समय में चली गई दूरी या विस्थापन है, तो वास्तव में ये जो विमा रखता होगा या रखती होगी, ये विस्थापन जो विमा रखता है वो विमा होनी चाहिए वेग की, और दोनों तरफ अगर आप विमीय विश्लेषण करें तो वेग की ही विमा आ रही होगी। अगर देखें तो यहाँ पर विमा जो आ रही है u की वो होती है LT माइनस 1। अगर बात करें इसकी तो देखो a क्या है? त्वरण, त्वरण की विमीय सूत्र होता है LT माइनस 2, और यहाँ पर है समय, और समय का सूत्र होता है t। अगर इस 1/2 को हटा दे क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती है, तो LT माइनस 1 और LT माइनस 1, तो आप देखिए ये विमीय रूप से बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि ये 1 सेकंड में चली गई दूरी या हुआ विस्थापन है, तो ये भी जो विमा रखेगी या विमीय सूत्र जो इसका होगा बच्चों वो होगा LT-1। तो पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे की बात करते हैं बच्चों, अगर वस्तु आपकी स्थिर थी, प्रारंभिक वेग उसका 0 था, प्रारंभिक वेग अगर 0 था यानी कि विरामावस्था में थी पहले और उसके बाद चलना प्रारंभ करिए किसी a त्वरण से, तब nth सेकंड में चली गई दूरी का क्या होगा सूत्र। तो वस्तु विरामावस्था से चली है, वस्तु विरामावस्था से चली है, तब क्या होगा, nth सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। तो nth सेकंड में, इस परिस्थिति में nth सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र में u हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2 2n-1 गुणा a। अब मैं बच्चों आपसे कहता कि पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, तो s1 बराबर क्या होगी, ये होगी 1/2, n की जगह 1 रखेंगे 2-1 गुणा a, दैट इज a, यही होगा a/2। सॉरी, अब देखो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 1/2, अब n की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4 -1 3 3a, तो ये हो गया 3/2 गुणा a। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1/2, फिर देखो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, तीसरे सेकंड की बात करें तो n बराबर 3, 3 दूनी 6 माइनस का 1 हो गया 5, ये हो गई। फिर 5 आपके चौथे सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई, 1/2, 4 दूनी 8 -1 कितना हो गया 7, ये हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इनका अनुपात लूं बच्चों, तो अगर मैं बच्चों इनका अनुपात लेता हूं S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात इसी तरीके से Sn करूं, तो ये अनुपात बराबर क्या आएगा, देखो 1, ये तो कैंसिल होते जाएंगे a/2 हमेशा, 1:3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात इसी तरीके से आपके 2n-1 तक की बातचीत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर जितनी भी अनुपात में आ रही हैं संख्याएं वो कैसी होती हैं, विषम होती हैं। तो ये कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई वस्तु पहले सेकंड में आपकी चलती है 3 मीटर, तो दूसरे सेकंड में कितना चलेगी, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया कि भाई S1 अनुपात S2 बराबर होता है 1/3, तो आप इसी चीज का उपयोग करके हल कर सकते हो कि दूसरे सेकंड में कितनी चलेगी। तो ये पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी होते हैं और यही आपको अलग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति की। तो बच्चों स्क्रीन पॉज करिए और फटाक से नोट करिए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मुक्त पतंग की, या मैं कहूं आपको साधारण भाषा में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो हमको देखना है, जो अब अगला टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। बेटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे भी कई सारे अच्छे सवाल बनते हैं। अब देखिए आपका जो है यहाँ पर समतल में गति नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक सरल रेखा में गति में। तो क्या क्या संभावनाएं हैं उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। तो पहली जो केस है बहुत साधारण है। अच्छा वो क्या है कि आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया। अब देखिए गुरुत्व के अधीन हम गति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुत्व के अधीन का क्या मतलब है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन का क्या मतलब है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसा कि अपनी पृथ्वी है या धरती है या ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड जो मास रखते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूटन का सिद्धांत तो यही कहता है, न्यूटन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई दो पिंड है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनके ऊपर आकर्षण का बल लगता है। इसी तरीके से
जो पृथ्वी पर जितने भी वस्तु विद्यमान हैं जिनमें मास उपस्थित है यानी कि द्रव्यमान उपस्थित है बच्चों, पृथ्वी उन पर एक गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है और उस बल को हम कह देते हैं भार या कहते हैं वेट। अगर उस वस्तु को हम छोड़ दें तो उस वस्तु में जो त्वरण होगा वो किसके कारण होगा? केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा। हम इस परिस्थिति में क्या नहीं मानते? हम इस परिस्थिति में नहीं मानते कि एयर ड्रैग या फिर मैं जिसे हिंदी में बोलूं तो वस्तु पर वायु के कारण घर्षण अनुपस्थित होता है। वायु के कारण घर्षण अनुपस्थित होता है। तो कुल मिला के यदि किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है तो हम कहेंगे वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है। तो ये एकदम छोटी सी बात है, इसको भी नोट कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु केवल यदि किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वीय या केवल धरती या फिर कोई भी प्लैनेट की बात है वहां पे भी संभव है, केवल धरती का गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है और वह वस्तु इसी गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रही है, इसी गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यानी कि यदि किसी वस्तु पर केवल धरती का हटा देते हैं बच्चों, जरूरत नहीं है, केवल गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है और वह वस्तु इसी गुरुत्वीय बल के केवल अधीन गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति या फिर कहेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए केसेस क्या हो सकते हैं कि किसी वस्तु को मैं u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंक दूं, किसी वस्तु को बच्चों में u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंक दूं, एक ये केस बन सकता है। और आगे का केस देखते हैं। देखो बच्चों, एक केस ये हो गया कि किसी वस्तु को मैंने केवल u वेग से फेंक दिया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि यह वस्तु कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी, महत्तम ऊंचाई, साथ ही साथ कितने देर में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी और तथा कितनी देर बाद, फेंकने के कितनी देर बाद ये नीचे धरती पर उसी बिंदु पर आ जाएगी। दूसरा केस ये है कि बेटा मैं किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाऊं, यहाँ ऊंचाई से ले जाऊं और यहाँ से इसको छोड़ दूं, तो छोड़ने पर अगर मैं वस्तु को बेटा कुछ ऐसे छोड़ रहा हूं तो ऐसी परिस्थिति में मैं उसे कोई वेग नहीं दे रहा, अब वो अपने आप गिरेगी। अब वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ चुकी है तो अपने आप ही क्या करेगी, जो है वेलोसिटी गेन करने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ इस तरीके की परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु कितनी देर में धरातल पे पहुंचेगी, टाइम कितना लगेगा, किस वेग से पहुंचेगी, वो वेग कितना होगा, ये सारी चीजें हमें जाननी है। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, माफ कीजिएगा, तीसरी परिस्थिति बेटा ये हो सकती है, केस थर्ड की बात करूं मैं तो ये हो सकता है कि वस्तु आपकी किसी वेग से, किसी u वेग से h ऊंचाई से ऊपर की तरफ फेंक दी जाए, तब यह कितनी देर में नीचे जाएगी, धरातल से कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगी, ये बात हम देख सकते हैं। और तीसरा जो, माफ कीजिएगा, चौथा केस हो सकता है बच्चों, वो ये हो सकता है कि यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से u वेग से नीचे की तरफ फेंक दिया गया, तो ये जब नीचे आएगी तो यहां पर पहुंचेगी तो वेग कितना होगा ये देख सकते हैं, कितनी देर में पहुंचेगी ये देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम इसी में करते हैं। और बच्चों, मैं आपको बहुत
महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी की सारे केसेस बेटा हमें समझने हैं, एक एक करके देखेंगे, तो एक एक करके सारे केस समझते हैं। अभी मैं इसको यहाँ का पोर्शन रब कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये बना लो या मतलब ये लिख लो, फिर एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं चिन्हों की परिपाटी। देख लेते हैं बेटा चिन्हों की परिपाटी। क्या है चिन्हों की परिपाटी? अब भाई चिन्हों की परिपाटी क्या बात हो गई यार, यानी कि साइन कन्वेंशन क्या लेने, कब हमें वेग धनात्मक लेना है, कब हमें वेग ऋणात्मक लेना है, कब विस्थापन धनात्मक लेना है, कब विस्थापन ऋणात्मक लेना है, ये सारे के सारे बिंदु हमें जानने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगर ये आपको आते हैं तो आपका सवाल जरूर बनेगा, और अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप बैठे रह जाओगे। अच्छा देखो बच्चों, दो बातें हैं कि अब हम कक्षा 11 की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि बेटा अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं अभी 9th क्लास वाला भूल जाओ, 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था वो भूल जाओ, क्योंकि 9th क्लास की बात 9th क्लास में हो गई ना, तो कक्षा 11 में तो कुछ तो अलग होगा कि आप कहोगे सर ये त्वरण आपने ऋणात्मक क्यों ले लिया, धनात्मक क्यों ले लिया। जो चिन्हों की परिपाटी मैं बता रहा हूं मैं सदिशों के अनुसार बताऊंगा, और उसी को मानना, उसी को प्रयोग में लाना, बच्चों आपके सवाल चुटकियों में होंगे। लेकिन अगर आप 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था कि पहले ऐसे गई वैसे गई, तो आप याद रखिएगा आपके सवाल तो हो जाएंगे, सवाल उससे भी होंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी समय बहुत ले लेगा। तो बेटा मेरे आपको करना यही है कि जो मैं चिन्हों की परिपाटी बता रहा हूं उसको एकदम मस्तिष्क में छाप लो, अपने एकदम दिमाग में छाप देना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि भाई जितने भी अपनी ये राशियां हैं ये सारी की सारी हैं सदिश राशियां, तो इनके चिन्ह कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेने होंगे। तो सबसे पहले मैं विस्थापन की बात करता हूं, विस्थापन का चिन्ह कैसे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो साइन है वो कैसे लिया जाए। तो देखो बच्चों, पहली बात, यदि कोई वस्तु, पहला केस, यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर, नीचे से फेंकी तो इसका प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पोजीशन ये हो गई, और ऊपर पहुंची है तो इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो आप देखिए अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के ऊपर है। तो अगर अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के ऊपर है तो जो आपका विस्थापन है वो धनात्मक लो। अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के ऊपर है तो आपका विस्थापन, तो विस्थापन धनात्मक लो। अब बेटा ये कब हो सकता है आपका, देखो कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंका, वो किसी हाइट पर पहुंच गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका विस्थापन होगा y, वो कैसा होगा, y धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरी बात सुनो, यदि आपने वस्तु किसी बिल्डिंग से छोड़ दी या ऊपर फेंकी, दोनों बातें यहां पर देख लेता हूं, या तो आपने ऊपर फेंकी तो ऐसे जाके नीचे आ जाएगी। तो आप देखो विस्थापन कितना हुआ वस्तु का, विस्थापन की परिभाषा क्या है, विस्थापन की परिभाषा यह है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कोई गतिमानशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही होती है विस्थापन। तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है भाई, ये है, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, ये है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये है, तो ये होगा विस्थापन, ये इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, विस्थापन नहीं है। तो बच्चों इसका अगर मुझे विस्थापन देखना है तो भाई विस्थापन तो हो गया h, अब मुझे ये देखना है कि ये विस्थापन धनात्मक है या यह विस्थापन ऋणात्मक है। तो विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक अगर मुझे देखना है तो देखो इसकी फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति, इसकी अंतिम स्थिति की बात करूं बेटा तो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के क्या है, नीचे है,
अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के नीचे है और प्रारंभिक स्थिति यहां पर आ गई। तो अगर किसी वस्तु की अंतिम स्थिति यानी कि फाइनल पोजीशन नीचे हो इसकी इनिशियल पोजीशन के, तो उस परिस्थिति में विस्थापन ऋणात्मक लेना है। तो आपकी अंतिम स्थिति नीचे है प्रारंभिक स्थिति के, तो विस्थापन ऋणात्मक होगा। तो विस्थापन ऋणात्मक होगा। तो विस्थापन ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका विस्थापन है वो माइनस का h हुआ। सिंपल सी बात। आगे की बात करते हैं, पहले इन्हें नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके बच्चों इन्हें नोट करो। तो बच्चों देखो, अगर कोई वस्तु मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी और ये वापस नीचे आ गई, याद रखिएगा मैंने दिखाया है कि अलग अलग गिरी है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, वस्तु को मैंने यहां से फेंका और ये ऐसे गई और ऐसे ही नीचे आ गई। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि प्रारंभिक स्थिति और जो इसका फाइनल पॉइंट है यानी कि अंतिम स्थिति, ये दोनों समान बिंदु हैं। इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई है बच्चों, को शून्य हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में विस्थापन शून्य होगा। ऐसी परिस्थिति में विस्थापन बेटा क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा। तो मैंने आपसे बच्चों शून्य विस्थापन, धनात्मक विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन कब होंगे गुरुत्व के अधीन के, जब गुरुत्व के अधीन गति हो रही होगी, तीनों की बात कर दी। तो तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा। केवल मैं अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं और वस्तु एक सरल रेखा पे चल रही है तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तीनों नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वेग की। तो इसे मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीन पॉज करो बच्चों, नोट कर लो इसे। तो बेटा वेग की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभिक वेग या कोई सा भी वेग हो, आपका प्रारंभिक हो या वेग हो। सिंपल वेग यानी कि वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन क्या लेना है। तो यदि आपका वेग की दिशा ऊपर की तरफ है, वेग की दिशा ऊपर है, तब वेग धनात्मक होगा। तब वेग धनात्मक लेना, यानी कि u आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपकी वेग की दिशा नीचे की तरफ है, कहीं भी नीचे की तरफ है, तो आपका वेग, या मैं v से ही कर देता हूं, चाहे इनिशियल लो चाहे फाइनल लो, तब आपका वेग ऋणात्मक होगा। वेग इस परिस्थिति में ऋणात्मक होगा। बेटा ये पॉइंट हो गया। वेग धनात्मक कब होगा ये जान लिया हमने, वेग ऋणात्मक कब होगा ये जान लिया हमने। अब देखो त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की। तो पहले आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों केवल गुरुत्व के अधीन गति पर केवल आपका लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल, और जब केवल गुरुत्वाकर्षण का बल लगे तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा, और वो है त्वरण होता है जी। जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जी की वैल्यू आपकी ये होती है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है नीचे की तरफ, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ ये बल लगाती है। अब देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए हमेशा मैं जी लेता हूं निगेटिव, जी लूंगा मैं निगेटिव। बाकी आप प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें सीख जाओगे, तो परेशान नहीं होना। आप जी लेना निगेटिव, क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है नीचे की तरफ। इसका मान लेना ये, अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाए, और कभी कभी दे भी देते हैं कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने पर देखो गणना करना आसान हो जाता है, तो ये भी लिया जाता है। ठीक है, तो हम इतनी बातों के साथ अब एक एक करके पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस सारा डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो आप ये भी नोट कर लो बच्चों फटाफट। देखो बच्चों, गुरुत्व के अधीन गति की बात कर रहे हैं तो केवल जो त्वरण हो रहा है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण हो रहा है। तो अब अगर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण त्वरण है तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं और ये मानते भी हैं कि जो हमारा त्वरण है, देखिए वास्तविकता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद क्या अजम्पशन लिया है, क्या माना है, ये समझ लेते हैं। वास्तविकता ये है कि हम पृथ्वी के धरातल से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान परिवर्तित होता है। या हम धरातल के अंदर जाते हैं तब भी इसका मान यानी कि स्मॉल g का मान चेंज होता है, परिवर्तित होता है। तो बेटा अगर ये चेंज हो रहा होता है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अपने केसेस में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कांस्टेंट मान नहीं सकते। तो वास्तविकता ये है कि जब हम कम दूरी की बात करते हैं या कम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा g है वह ऊंचाई के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो जितनी भी ये, अब आप किसी ऑब्जेक्ट को केवल ग्रेविटी के अंदर छोड़ रहे हो तो वह एक समान त्वरण से त्वरित होगी। तो यहाँ पर एक समान त्वरण से त्वरित होने वाली जितनी भी समीकरण हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली सारी की सारी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर a की जगह हम ये देखेंगे, a की जगह रख देंगे बच्चे केवल माइनस का g। तो बेटा सारी की सारी समीकरणें हम लगा सकते हैं, एक एक करके भिन्न भिन्न परिस्थितियों को जानेंगे। सबसे पहले यदि किसी वस्तु को मैं u वेग से, पहला केस है यदि किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया तो मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले कि ये कितना ऊपर गया, तो यानी कि मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। तो महत्तम ऊंचाई और मैक्सिमम हाइट h देखना चाहता हूं, कितना समय लेगा महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करने में। तो टाइम th कह दिया मैंने, टाइम है महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करने में लिया गया समय। ये हो गया बच्चों। अब कितनी देर बाद ये वापस जमीन पे आ जाएगा, कितनी देर बाद ये वापस जमीन पे आ जाएगा, मैंने फेंका उसके कितनी देर बाद नीचे आया। बेटा इतनी देर तक ये कहाँ रहा, हवा में रहा, और मैं हवा का घर्षण नहीं मानता, याद रखना। इतनी देर तक ये कहाँ रहा, हवा में रहा या उड़ता रहा, पंछी की तरह यह क्या करता रहा, उड़ता रहा। तो जितने समय के लिए ये हवा में रहता है या उड़ता रहता है उसे कहते हैं उड्डयन काल, और इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी बच्चों हमें देखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि TF, और ये समय होता है वस्तु कितनी देर बाद धरातल पे आई, धरातल पर आई। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, या कितनी देर तक हवा में रही, इसे क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। बेटा एक बार हिंदी इसकी देख लेना आप लोग, मुझे शायद यही लगता है यही होगा इसका, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। टाइम ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले एक एक करके बातचीत करते हैं कि भैया TH यानी कि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लिया गया समय क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब वस्तु अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगी, यानी कि ये पहुंची एट t इक्वल टू TH पर, ये अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुंच गई, तो इस समय क्या इसका प्रारंभिक वेग क्या हो चुका होगा, इसका माफ कीजिएगा अंतिम वेग क्या हो चुका होगा। अंतिम वेग बच्चों इसका हो चुका होगा 0। जब वस्तु, मैं इधर बना देता हूं डायग्राम, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वस्तु यहां से फेंकी गई u वेग से और पहुंच गई अपनी
महत्तम ऊंचाई पर, इस ऊंचाई पर इसका जो अंतिम वेग v होगा वो हो चुका होगा शून्य। क्यों? क्यों शून्य हो चुका हुआ? बेटा अगर अंतिम वेग शून्य नहीं होता तो ये वस्तु और ऊपर की तरफ चल रही होती। तो अगर और ऊपर की तरफ चल रही होती तो क्या यह ऊंचाई महत्तम रहती? बिल्कुल नहीं। तो जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर पहुंच गई, इस बात का मतलब ये इससे ऊपर ऊपर नहीं जा सकती। अगर इससे ऊपर नहीं जा सकती तो मतलब इस बिंदु पर इसका वेग ऊपर की दिशा में शून्य हो चुका है। अब आपसे कई बार, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु का ऐसी संभव है क्या स्थिति कि किसी वस्तु में त्वरण तो हो पर उसका वेग शून्य हो? बिल्कुल है। जब आपकी वस्तु महत्तम ऊंचाई पर पहुंच गई है बच्चों, तो आपका वेग तो शून्य हो चुका है लेकिन त्वरण अभी भी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बच्चों यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। अब देखो ये विस्थापित मान लीजिए आपकी कैपिटल H हुई है, तो ये महत्तम ऊंचाई भी देखनी है हमें और देखना है इसको यहां तक पहुंचने में समय लिया है इसने एट टी इक्वल टू टी एच पर पहुंची है, टी एच पर। तो देखो होगा क्या, एट टी इक्वल टू टी एच पर क्या होने वाला है, आपका अंतिम वेग शून्य होने वाला है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी गति की समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम क्या रखेंगे, v तो 0 कर देंगे, u आपका u ही है और a की जगह माइनस का g क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है और समय हो चुका था तब टी एच। तो आपका टी एच बराबर हो गया u बाई जी। तो आपकी किसी वस्तु द्वारा महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लिया गया समय बराबर बच्चों कितना हो जाता है, ये समय हो जाता है हमारा u बाई जी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु याद होना चाहिए। कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, यानी कि महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, h की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट या महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा हूं। तो क्या होगी वह महत्तम ऊंचाई, देख लेते हैं महत्तम ऊंचाई क्या होगी, देखते हैं बच्चों। तो बेटा महत्तम ऊंचाई अगर मुझे देखनी है तो मैं गति की तीसरी समीकरण की बात करता हूं, वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो s यहां पर होता है विस्थापन, a होता है त्वरण, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। अब देखो अगर मैं बात करूं आपका विस्थापन, तो आपकी फाइनल पोजीशन ऊपर है, इनिशियल पोजीशन नीचे, यानी कि विस्थापन हुआ धनात्मक, तो s बराबर हो गया h, a आपका माइनस का g, अंतिम वेग क्या हो रहा है शून्य, तो ये शून्य कर दिया, यू स्क्वायर माइनस का 2 और a की जगह जी एच। ठीक है, तो आपका देखो, अच्छा कैपिटल एच कर दे रहा हूं मैंने यहाँ पर कैपिटल एच इस्तेमाल किया है। तो कैपिटल एच बराबर हो गया आपका यू स्क्वायर बाई 2g। तो आपकी महत्तम ऊंचाई जो इसने प्राप्त करी बच्चों, वो हो गई यू स्क्वायर बाई 2g। बहुत जानने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमें कई बार प्रश्नों में इस्तेमाल करनी होती है। तो हम मुझे ये भी चीज़ याद होनी चाहिए, एकदम बिंदु ध्यान में होने चाहिए। तो बेटा हमने ये निकाल ली। अब देखेंगे कितनी देर बाद ये जमीन पे आई, तो हमें देखना है अब इसका उड्डयन काल। तो मैं बेटा ये हटा देता हूं। तो बेटा उड्डयन काल देखिए, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या होगा उस परिस्थिति में, ये ऊपर गई u वेग से और ऐसे गई और ऐसे ही नीचे आ गई, यानी कि अब इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु है। इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु है। इस बात का मतलब बच्चों ये होता है कि इसका जो विस्थापन हुआ कुल समय में या उड्डयन काल में वो शून्य हुआ। देखिए, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन, न्यूनतम दूरी जो कि आ रही है शून्य। तो कुल विस्थापन की बात करूं मैं तो s हो गया शून्य भाई। अब मैं कह रहा हूं कि u वेग से फेंकी तो कितने वेग से v का मान कितना होगा, कितने वेग से धरातल से टकराएगी, ये भी जानना चाहता मैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले मैं जानना चाहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट और कितने वेग से टकराएगी, ये दोनों चीजें जानना चाहता हूं। तो देखो भाई क्या लेना है, आपने गति की द्वितीय समीकरण पढ़ी है, वो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपका देखो एट टी इक्वल टू टी एफ, यानी कि जब इतना समय हुआ है तब क्या हो रहा है, आपका जो विस्थापन हो रहा है वो शून्य हो जा रहा है। तो बस इसमें सारी चीजें रख दो भाई, प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ था, धनात्मक ले लिया यू टी, जी आपका निगेटिव है और यहाँ पर समय जो हो रहा है टी एफ हो गया है।
तो ये बराबर 0 है, विस्थापन 0 है, ये इसकी मान रख दिया। तो TF अगर देखो तो TF बराबर आता है आपका, देखो 2U/g, माफ कीजिएगा ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया बच्चों। देखो कैसे आया, ये TF एक चला गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, TF कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो माइनस का 1/2g TF। अब या तो TF 0 होगा, ये समय तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली चीज यहाँ पर 0 रख दी, जिससे मुझे मिल गया TF बराबर 2U/g। तो यानी कि जो आपका उड्डयन काल होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, या जितनी देर बाद वस्तु वापस धरातल पे आएगी, वो समय हो गया आपका 2U/g। तो ये बात नोट कर लो बोर्ड पर जितना लिखा है। इसके बाद मैं ये बात करूंगा कि कितने वेग से ये टकराएगी, तो फटाक से बच्चों इसे नोट करिए। तो बात करें बच्चों ये कितने वेग से टकराएगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मुझे देखना है कि अंतिम वेग क्या होगा। तो बच्चों वस्तु का जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ है, वो हुआ है 0। वस्तु का जो विस्थापन हुआ है इस परिस्थिति में 0। अगर मैं गति की तृतीय समीकरण की बात करूं तो v² होता है u² + 2as। तो यहाँ पर मुझे प्रारंभिक वेग u है। अब u ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, देखो माइनस का u का स्क्वायर भी क्या आएगा, +u², और +u² भी क्या होगा, +u²। तो यहाँ पर समान परिस्थिति होगी। तो वेग ऐसे अंतिम वेग का मुझे परिमाण मिलेगा, और मुझे पता ही है यार वो नीचे की तरफ है, तो इसमें कोई समस्या है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा अंतिम वेग, बहुत बात अच्छी है। तो देखो s को 0 रख दो, तो s को जैसे ही 0 रखा तो v² बराबर आ गया u², और v बराबर यहाँ पर u ले लिया। वास्तव में v का मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, परिमाण की, और दिशा इसकी कहाँ है, दिशा है नीचे की तरफ। यानी कि वस्तु जिस वेग से ऊपर की तरफ फेंकी गई उसी वेग से धरातल पर टकराएगी, अगर केवल गुरुत्व के अधीन गति है। बहुत महत्वपूर्ण बातें लिख लेते हैं, वस्तु जिस वेग से ऊपर फेंकी गई उसी वेग से धरातल पर टकराएगी। तो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने लिख लिया। यानी कि मैं कहूं अंतिम वेग वस्तु का इस परिस्थिति में अंतिम वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग के। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें अब देखो इसमें कितने सवाल, क्या पूछेगा तुमसे, जो चाहे वो बता दो, सब बता सकते हो। तो इसीलिए इसको नोट कर लो। एक और इसके ऊपर सवाल है, वो सवाल मैं इसके एडवांस सीरीज में डिस्कस करूंगा मैं। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, मैं आप लोगों के लिए बच्चों ला रहा हूं एक एडवांस सीरीज जिसमें जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हमें करने हैं हिंदी में करेंगे, मिलकर करेंगे, अपनी मातृभाषा को उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे जिसके हम हकदार हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे। तो अपने सहयोग मुझे जरूर दें, मेरी बात लोगों तक पहुंचाएं, जितना हो सकता है उतना पहुंचाएं। अच्छा बच्चों, ये सारे केस, पहला केस डिस्कस कर लिया, बाकी के जो नेक्स्ट केसेस है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप अभी इस केस को समझिए और खुद से प्रयास करिएगा कि और क्वेश्चंस कैसे होंगे, या और केसेस जो हैं, मेरी परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई थी वो कैसे होंगी, तो इन्हें हल करिएगा। दोस्तों अभी मैं चलता हूं, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत सारी बातचीत करी है, बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, अभी मैं चलता हूं। आप लोग मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मैं चलता। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।